बुढ़ापा। पत्नी के जाने के बाद बहू के आगे रोटी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती थी। हर रोज़ की तरह रमेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वे अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। रमेश लाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए रमेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही तो बनाई थी, उनमें से ही 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन रमेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। वह सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जियां ही बनाई थीं, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां या नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाती उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूँथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें क्या सिर्फ ऑर्डर देना आता है? काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बस दिन रात इनकी सेवा ही करते रहो। बहू के बोल रमेश लाल जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ़? मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ क्या किया जाता जहाँ सुनने वाला कोई हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। रमेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। मधु जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। रमेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटियां खा लूँगा। फिजूल में तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे सोने पे पीला मिल गया हो। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? रमेश लाल जी ने अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे तो कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने ही वाली हूँ, आपके लिए भी बना लेती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। रमेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस विषय पे बात करता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि ये सब कुछ मेरे बाद तेरा ही तो है। फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए भी तरसना पड़ता है, तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ पुरानी यादों के अलावा कुछ नहीं होता। मधु जी को याद करके रमेश लाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे धीरे से गालों पर सरके।
मधु जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जिम्मेदारी के अलावा उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यवहार ने भी उन्हें बहुत ही अच्छा साथ दिया था। वह भी मधु जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए। वह ये सच्चे दिल से मानते थे कि मधु जी उनकी किसी पुण्य जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन ज़िंदगी की भागदौड़ में वे मधु जी के मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। रमेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लग जाते हैं। दादाजी से कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलते चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिसमें रमेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वे कुछ और बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। रमेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकोनी की तरफ गए। बालकोनी में धीमी ठंडी पवन हवा उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकोनी में रखी। अपनी कुर्सी पर बैठकर रमेश लाल जी घूंट घूंट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला पानी था, न इलायची थी न अदरक। रमेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद से अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ ही रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय ख़त्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धो के पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकोनी में आ गए। बालकोनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी डालकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपलें जैसे मुस्का रही हों। तो उन्हें याद आया, मधु जी हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाया करती थी। अब तो न शाम को तुलसी और न भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें मधु जी अपने साथ ही ले गईं। रमेश लाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, मधु, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल जी की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप ही बालकोनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। बेटे रमेश लाल जी से कहा। बेटा और बहू, पोता और पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ को ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना नहीं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने ये जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की तो बहुत ही फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो।
बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में ये सब तो होता ही रहता है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी करने के लिए टाइम ही टाइम है। अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। रमेश लाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर जाकर बैठे और खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। रमेश लाल जी नज़र के पास रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गए। उन्होंने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था मधु जी से, पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूल थे, गुच्छे लेकर वे ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीद रहे थे। पता नहीं रमेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। मधु जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको श्वास चढ़ गई थी, उनके सांसों की गति तेज हो चुकी थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर जाकर बैठे। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। रमेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि मधु जी को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से मधु जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी की ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करा करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती थी, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू लिए के साथ रमेश लाल जी खड़े हुए और रास्तों के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्ला कर बोले, मधु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति तेज हो गई थी, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही रमेश लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री राम दोस्तों।